एक सरप्राइज क्वेश्चन है, ठीक है हारिस यस सर। जी। व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पल्स ऑक्सीमेट्री? सर इट्स वर्किंग विद फोटोपॉलीमेट्रोग्राफी एंड इट्स लॉ इज बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ। अच्छा, हाउ विल यू एक्सप्लेन इट? बियर सर थोड़ा सा भूल गया। एक वन इज द अब्जॉर्प्शन इज the देखो absorption बेटा, of light is directly proportional to the thickness of the surface. ओके That is Beer's law, and Lambert's law is absorption of light via a medium is Lambert's law. अच्छा चलें, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि इससे जो वेव फॉर्म है वो कैसे आती है? सर वे फॉर्म एक इसकी एक वेवलेंथ होती है जिसमें ऑक्सी और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन को वो अब्सॉर्ब करता हम्म, है। सर इसका मुझे नहीं वैसे ऐसा इतना देखिए आइडिया देखो नहीं है। बेटा, मेरी बात सुनो। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक, वो जिसको कहते हैं ना, वो होटल में खाना खाने जाएं तो स्टार्टर आता है ना, तो वो स्टार्टर मैंने आपसे पल्सटाइल जी और नॉन नॉन पल्सटाइल फ्लो का डिफरेंस से जी आती है, वो उसका जी जितना जी डिफरेंस होगा उसके साथ। जी जी। पहली तो बात ये कि ये आंसर अगर आप इस तरह दें कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ SpO2 इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेथिस्मोग्राफी एंड ऑक्सीमेट्री, ठीक है? तो प्लेथिस्मोग्राफी इज टू सी द पल्सेटाइल फ्लो, और जो ऑक्सीमेट्री होता है उसके अंदर होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है? और ये बियर लॉ और जो लैम्बर्ट लॉ है, ये तो पाथ लेंथ और कंसंट्रेशन, जितनी ज्यादा हीमोग्लोबिन वो होगी उतनी ज्यादा वो एब्जॉर्ब करेगी, और जितना पाथ लेंथ होगा उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है? तो बेसिकली प्लेथिस्मोग्राफी इज डिटेक्टिंग द पल्सेटाइल फ्लो। तो ये है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, और आपको इसी तरीके से पंजाबी जबान में एक्सप्लेन करना आना चाहिए। एंटाइडल CO2 इसी तरीके से आपको आना चाहिए। जो है वो इंट्राआर्टीरियल ब्लड प्रेशर का जो सिंपल, कैन यू बिलीव दिस कि दे कैन आस्क यू इन टॉक्स इवन सिंपल हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर, ठीक है? ये देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर आपको सारी डिफरेंट टाइप्स एक्सप्लेन करनी पड़ जाए ना, तो थोड़ी सी इसी तरह की परेशानी आएगी जिस तरीके से अभी आपको फेस करनी पड़ी है। ये वही वाला हिसाब है कि जिस तरह आज आयरलैंड ने इंग्लैंड को मैच हरा दिया। तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको आना चाहिए, ठीक है? तो अभी हम लोगों ने करना है डिस्कस एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन में टेबल वाइवे के रेफरेंस से देखो, लॉन्ग केस डायबिटीज मिलाइटस हो या कार्डिक हो या कोई भी हो, उसके अंदर जर्नल अप्रोच आप लोगों ने सेम रखनी है। और वो जर्नल अप्रोच कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, और वो मतलब लाइक कि इस वक्त मैं फोकस करूंगा जो टेबल वाइवे में सिनेरियो आपको डायबिटीज मिलाइटस के रेफरेंस से आ सकते हैं, ठीक है? तो डायबिटीज में वो आपसे इस तरह का सिनेरियो देंगे। एक डायबिटिक पेशेंट है, अब वो दो तरह की कैटेगरी का सिनेरियो हो सकता है। या तो वो एक सिंपल, इट विल बी अ पार्ट ऑफ कोमॉर्बिड कंडीशंस के डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी है, और उसका जो है लैब कोली होनी है। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है। उसके आंसर को भी आपने आपको तरतीब आनी चाहिए। और वो ये हो सकता है कि कोई डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन पूछ लें, वो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन या वो डीके की फॉर्म में होगी या वो हाइपरऑस्मोलर की फॉर्म में होगी, ठीक है? या वो किसी के साथ कंबाइन कर लेंगे। डीके इन प्रेगनेंसी पूछा गया है वाइवे में, किसी एक वाइवे में डीके इन प्रेगनेंसी पूछा गया है, तो उसमें घबराना नहीं है। पहला पहला तो बात यह है कि एक डायबिटिक पेशेंट के अंदर अगर कोई जैसे कोई भी, मैं आपको क्योंकि मुख्तलिफ तरह से सिनेरियो पूछा जा सकता है, एक डायबिटिक फुट का ही पूछ लेते हैं कि एक पेशेंट है 55 ईयर्स का है, उसका डायबिटिक फुट है, और उसकी जो है ना वो डिब्राइडमेंट करनी है। तो हाउ विल यू assess the patient, and how will you, what are the concerns, and how will you perform the anesthesia? Simple. It can be diabetic foot, it can be amputation, things like that. चलो amputation कर लेते हैं। amputation का बता दें कि एक डायबिटिक पेशेंट है, उसकी उसका amputation होनी है,
बिलो नी एम्पुटेशन। जी कौन बताएगा? ये डॉक्टर वासिब, आप बताएं। सर जी 55 year Sir, as old patient is diabetic diabetic, patient presented for below knee amputation। उनको आपसे डर लगता है सर, तो ठीक है। सॉरी आवाज आ रही है सर? मेरा एक्चुअली जी आ सिग्नल्स के रही इशू आ है, रही मेरी तरफ आ रही सिग्नल्स के इशू आ होते हैं रही आवाज। जी और जी एक तो आपसे डर लगता है सर, एक तो वो भी थोड़ा सा ना, वो नॉर्मल होना पड़ता है आपसे बात करते हुए सर। भाई मेरे हाथ में कोई डंडा है। मैं तो आजकल तो पाकिस्तान में जितने खतरनाक लोग हैं उनके मुताबिक मुकाबले में मेरे से कौन डरेगा भाई? मेरे से तो आप लोग नहीं डरते। आप लोगों को सर सुबह से लेके डंडा शाम तक जरूरी मैं नहीं है डंडे सर, मारता डरने के रहता हूँ, लिए। आप लोग जवाब ही नहीं देते। इतने मसरूफ लोग हैं। Sir, I'll assess this patient on the basis of history, examination, and investigation, sir. ओके In history, I'll ask about the diabetes, duration of diabetes, medicine regarding what he is taking, compliance to medicine, how oftenly he is checking the diabetes, and his last previous admission regarding in this disease and his associated disease to diabetes, sir. On examination, sir, I'll check his associated disease like patient is having any hypertension, IHD, or associated diabetic concern like microvascular or macrovascular diseases. In microvascular, there is a retinopathy, neuropathy, nephropathy, and in macrovascular, like hypertension, IHD, sir. I'll assess these, and on investigation, I'll सीवीए check his माइक्रोवैस्कुलर में सीवीए और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज CVA. भी आ जाएगी। ठीक है सर, CVA and peripheral vascular disease. And on examination, I'll see the labs like his blood fasting sugar, his hemoglobin A1C, either it is in normal range, it is out of range, then I'll go according to the investigation, sir. ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया है। इसमें सिर्फ आप एक चीज ऐड कर लें, क्योंकि देखें ये केस इज इमरजेंसी। ठीक बताया सर मैंने। हाँ ठीक बताया सर। सही बताया ठीक आपने। बताया सर। आप इसके अंदर सिर्फ इमरजेंसी का ऐड कर लें और दूसरे डायबिटिक कंट्रोल के नाम के साथ वो सारी चीजें आ सकती हैं, क्योंकि ये टेबल वाइवा है ना। तो टेबल वाइवा में आपने सर नुस्खा कीमिया बनाना है कि कम कॉम्पैक्ट वर्ड्स में कि सर। आप इस तरह बोल सकते हैं कि मैक्रोवैस्कुलर एंड माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। वो मैं मिक्स कर यू गया हैव पहले टू, सर, फिर बाद में ज़हन में आया माइक्रोवेस्कुलर सर। पहले मैं अलग-अलग ठीक है। वो कर रहा था, फिर और अचानक आया तो कि मैं ऐसे आप बताऊंगा। इसको मजीद कॉम्पैक्ट करेंगे तो वहां पर फिर आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि ये वाइवा आपका मुकम्मल नहीं होगा ये जुमला बोले बगैर। मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन वाइवे में ना आए। ये टेबल वाइवे में आ जाएगा, लॉन्ग सर केस में आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपको ये बोलना ही बोलना है। ठीक है, सर बाकी है कि आप उसमें कंट्रोल की जो बात कर रहे थे ना, तो इसमें अगर आप सबसे पहले बता देंगे कि मोस्ट प्रोबेबली सर्जन के साथ डिस्कशन का जहन में रखें, तो यहाँ पर भी आपने सर्जन के साथ डिस्कशन करनी है कि हाउ मच टाइम यू हैव, सो इन दैट टाइम यू कैन ऑप्टिमाइज द पेशेंट। तो ये सर्जन से हाँ सर। डिस्कशन और ऑप्टिमाइजेशन, वो ऑप्टिमाइजेशन कुछ भी हो सकती है, जैसे क्या ये पेशेंट I'll discuss the surgeon regarding the patient कि ये अभी कर सकते हैं या हम वेट कर सकते हैं, either it is emergency or urgency, or we can optimize the patient if hemoglobin A1C or his labs are out of range. नो नो नो, तो इसके सर अंदर यूँ कहना ऑप्टिमाइजेशन चाहिए कुछ और है। या क्या ये सर। पेशेंट शॉक में नहीं हो सकता? क्या ये पेशेंट सेप्सिस में नहीं हो सकता? इसकी हो डायबिटिक सकता है सर। फुट हो रहा है, तो जाहिर बात है वो हो निकाल सकता क्यों रहे हैं? सर। एम्पुटेशन क्यों कर रहे हैं? एम्पुटेशन उसी वक्त कर रहे हैं ना सर गैंग्रीन हो गया है। तो गैंग्रीन में क्या गैंग्रीन हो गया और सेप्सिस, उसके तो आपने सर इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन उसकी हो सकता है। पेशेंट आपने बोला है अभी तक आपने वाइटल्स का नाम नहीं लिया, क्या ये पेशेंट वाइटली सर शॉक में नहीं हो सकता? हो सकता है सर। ठीक है, तो आपने ये बोलना है कि आपने उसका हीमोडायनेमिक स्टेटस देखा है और आपने इस पेशेंट के अंदर ये पेशेंट कैन बी इन शॉक। तो आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि वी माइट हैव टू ऑप्टिमाइज द पेशेंट और वी कैन ट्रीट इन द लाइंस ऑफ सेप्सिस मैनेजमेंट। इतना जुमला बोल के अगर वो एग्जामिनर आपसे पूछना चाहेगा तो आप यही बोल सकते हैं कि आप उसकी आईवी लाइंस लेके उसको फ्लूइड स्टार्ट करेंगे, उसका कल्चर भेज देंगे, उसको एंटीबायोटिक दे देंगे, उसका लैक्टेट करवा लेंगे, एबीजीज करवा लेंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक, सर और आपने मॉनिटरिंग थैंक मॉनिटरिंग के बारे में जिक्र कर देंगे और उसके बाद आगे, क्योंकि अभी 2-3 चॉइस, देखिए मैं आप लोगों की करवा रहा हूँ प्रैक्टिस। ठीक है,
वहां पर एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं है कि वो आपको सारी बातें बतानी पड़े। प्रैक्टिस का फायदा ये होगा कि आपको कोई चीज भूलेगी नहीं। कोई भी केस होगा ना, उसके सर अंदर ऑप्टिमाइजेशन, डिस्कशन विद द सर्जन, अपने दिमाग के अंदर कैलकुलेटर में रखें कि इसको कहीं ना कहीं फिट करना है, ठीक है, उससे आपकी चीजें मिस नहीं होंगी, ठीक है। अब जैसे ये सर्जरी है, एम्पुटेशन है ब्लू ने, इसके अंदर टॉर्निके भी आ जाएगा, ठीक है, तो टॉर्निके रिलेटेड कंसर्न्स भी आ जाएंगे, सेप्सिस भी आ जाएगा। आप इसके अंदर क्या इस पेशेंट के अंदर स्पाइनल लगा सकते हैं? इस पेशेंट के अंदर लगा सकते हैं सर? स्पाइनल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है इस पेशेंट में? व्हाट आर रिस्क जी सर, फैक्टर्स? ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पूछ रहे हैं तो हो सकती है सर। नो नो। सर एंटीकोएगुलेंट्स पे हो सकता है पेशेंट, अगर उसको और अगर साथ पेशेंट इस्केमिक हार्ट AHD डिजीज का भी है तो। इस्केमिक आप हार्ट लोग डिजीज का पेशेंट दो है बातें और बता दी हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात डायबिटीज के रेफरेंस से और सेप्सिस के रेफरेंस से आप भूल रहे हैं। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी सर। नो बेटा, वो तो हर किसी में होगी ना, वो तो डायबिटीज प्रोलॉन्ग सर डायबिटीज के रिलेटिव अंदर। कॉन्ट्राइंडिकेशन सेप्सिस में। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। आपने देखें, मेरी बात सुने, सियासतदानों को देखा है, वो कोई एक एक भी बात सीधी करते हैं, वो खुद दूसरों को खुद भी ओके कंफ्यूज ओके, होते हैं और दूसरों हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है सेप्सिस में। नहीं 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 नहीं, सेप्सिस के अंदर भाई एपिड्यूरल हेमाटोमा, हेलो एपिड्यूरल एब्सेस नहीं बन सकती है। पेशेंट्स इज इट अ रिस्क फैक्टर? डायबिटीज इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर, और अगर वो पेशेंट गैंग्रीन में है तो उसके अंदर एपिड्यूरल एब्सेस बनने के चांसेस होंगे। तो आप इसके लिए जुमला, सियासी जुमला क्या है? वी विल आउटवे रिस्क वर्सेस बेनिफिट, ठीक है। इसका कोई सिंगल वर्ड आंसर नहीं है। आप इसमें जीए भी बता सकते हैं, आप इसमें स्पाइनल भी बता सकते हैं, आप इसमें जो है वो आपने इसमें सिर्फ ये उनको ये बताना है कि भाई मुझे पता है कि इस पेशेंट में स्पाइनल लगाने के अंदर एपिड्यूरल एब्सेस का चक्कर हो सकता है, इसमें कोगुलोपैथी हो सकती है, पेशेंट एंटीकोगुलेंट्स पे हो सकता है। तो ये तीन चीजों में मैं आप आई विल मेक श्योर एंड आई विल ओवर माय प्लान विल बी अकॉर्डिंग टू रिस्क वर्सेस बेनिफिट, ठीक है। तो उसके कुछ फायदे हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पे एनाल्जेसिया हो जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम कवर हो जाएगा, ब्लीडिंग कम होगी, स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम होगा, वो सारी चीजें आ जाएंगी। और उसके जो जो ये इसके प्रोज हैं और जो कॉन्स हैं वो मैंने आपको बता दी। तो जीए आपने देना है तो आपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ब्लंट करना है, आपने जो है वो आपसे, अब क्योंकि ये मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ चीज आपसे वो पूछ सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं भाई ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड शुगर के लिए लोग इतना कंफ्यूज होते हैं कि वो रजीम्स के अंदर ही मर जाते हैं। मैं तो मर जाता था, मुझे तो आज तक समझ नहीं आता था कि कौन सी रजीम याद करनी है और कौन सी रजीम नहीं याद करनी, मेरे तो आई नेवर। और इतने मैंने सर 2 याद किए हैं। अब आप बताएं वो सही है या गलत है सर। पेरी आप ऑपरेटिव जो पहले बताओ। मॉर्गन में लिखा हुआ है सर, मॉर्गन नाराज नहीं होइएगा मॉर्गन सुन के सर, मॉर्गन में जो लिखा हुआ है आइदर यू हम्म, गिव बोलस और इन्फ्यूजन फॉर्म। इफ यू आर गिविंग सही। बोलस 1.5 ml per kg per hour, हम्म, dextrose 5% followed by half of the patient's insulin like। आपकी आवाज कट गई है वहां से। कोई और बंदा बताएगा कि if he is taking NPH सर। आप वासिफ, हेलो आपकी ना आवाज बीच में कट गई सर, थी, आवाज आ रही है सर? अब दोबारा सर आ वो गई कॉल है आ गई थी आवाज। सर बीच में, मैंने हाँ सर। जी, मैं आपको आसान तरीका इसका बता देता हूँ। आप उनसे ये कहें कि देयर आर सो मेनी regimes, basic सर basic principle is that you have to check blood sugar half hourly to 1 hourly. You have to सर make sure that you are not taking the patient in hypoglycemia. You can give either bolus or infusion. Infusion is better because you can titrate the blood sugar. Plus, in hospitals, there is a preform mixture which has electrolytes, dextrose, and insulin, and there is a preform rate is written that if the blood sugar will be from this range to this range, that will be the rate, this range to this range, that will be the rate. अब आप मुझे ये बताएं, इसमें कोई गलत चीज है? सर वो जो VRIII प्रोटोकॉल है सर, फिर वो क्या है सर? ये वही है जो आप बता रहे हैं सर? भाई मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन आप इस सवाल में आप फेल नहीं होंगे अगर आपने ये जवाब दे दिया ना डायबिटिक कंट्रोल के अंदर कि द बेसिक प्रिंसिपल, देयर आर सो मेनी regimes, we have to follow the hospital protocol,
यूजुअली इन Sir. गुड सेटअप्स देर आप झूठ बोल दें, आप कहें कि जी हमारे हॉस्पिटल में सेटअप, आप उसको चेक कर लें, वो आती है एक, उसमें प्री फॉर्म्ड होता है, उसमें इंसुलिन उसके अंदर इंसुलिन भी होती है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, डेक्सट्रोज भी होता है, और वो उसके हिसाब से जितना उसका रेंज होती है, उसके आगे उसका रेट लिखा होता है कि आप इतनी रेंज पे में आप इतने ml पर आवर आपने चलाना है, इतने रेंज में आपने इतने ml पर आवर चलाना, ठीक है। सर जो VRIII है ना, वो भी यही चीज है जो आप ये बता रहे हैं ना, ये डॉक्टर मुझे नाम नहीं से पता, जो पूछ। नाम भूल जाते हाँ जी, हैं, ये वही चीज है डॉक्टर बात। बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बस भूलता। आपने ये बता देना है हाँ कि टाइट कंट्रोल नहीं करना, आपने लिबरल कंट्रोल रखना है, यू शुड बी टारगेटिंग हाँ लेस देन 180, अराउंड 120 to 150, ठीक है, क्योंकि हाँ टाइट कंट्रोल के वो अंदर हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांसेस होते सर जो बता रहे हैं वो बनी बनाई मिल रही है, और जो VRIII है वो हम लोग खुद बनाते हैं और ऐसे ही करते हैं, उसका एक पूरा टेबल है, ठीक है, सर वो आपको वो तो मिल जाए मैडम वो है ना, ऑक्सफोर्ड में। इफ इफ इट ऑक्सफोर्ड इज में 47, इफ इट इज 4 to 7 मिलीमोल, 1 यूनिट देंगे, 7 to 9 2 मिलीमोल देंगे, 2 यूनिट्स देंगे, 9 to 11 3 तो देंगे, हाँ जी, जो 11 सर to बता 14, रहे हैं ना उसमें भी यही लिखा होगा ना सारा कुछ। हैं। आप 11 to इसमें से 14 देखो, 4 मैं है। आपको ये कहूंगा वासिफ कि आप इसमें से कोई भी बता दो, आपको कोई फेल नहीं करेगा। जो आपको मैंने बातें बता दी है ना, कि आपने हाफ आवरली टू सर 1 आवरली ब्लड शुगर चेक करनी है, सबकुटेनियस से बेहतर है आईवी, और बोलस इज बेटर देन इन्फ्यूजन इज बेटर देन बोलस। अब आप जो मर्जी बोल दें, वो आप अगर आप उसमें भूल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेसफुल चीज है, वहां पे एग्जाम के स्ट्रेस में भूल जाता है बंदा। ये जो आपने रजीम बताने की कोशिश की है ना, मुझे नहीं कभी मरते दम तक याद हुई है, मुझे नहीं याद होती थी ये, अगर आपको याद हो जाती है वेरी वेल वेरी वेल गुड। और ये जो आप बता रहे हो ना, तो इसके लिए भी आसान फॉर्मूला क्या होता है, ब्लड शुगर डिवाइडेड बाय 150, ठीक है, और उतने यूनिट्स पर आवर, एक ये है, और दूसरे वो जो होता है जो स्लाइडिंग स्केल वो होती जो है। आपने बताई ना सर, जो आपने बताई ना इन्फ्यूजन सर, वो प्री हम्म, ऑपरेटिव है 1 ml per kg per hour ऑफ डेक्सट्रोज 5%। उसमें जो इंसुलिन देंगे ना, यूनिट्स इज इक्वल टू प्लाज्मा ग्लूकोज डिवाइडेड बाय 150, जो आप बता रहे हैं सर, ये इन्फ्यूजन फॉर्म जी में जो देते हैं। जी जी। अच्छा, दूसरे मुझे बताएं कि 1 यूनिट इंसुलिन से कितनी ब्लड शुगर कम होगी? Sir, 20 to 25 25. 25 to और अदर वे अराउंड, अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया है, तो अगर आप 50% देते हैं, तो उससे कितनी ब्लड शुगर बढ़ती है? जी, 50% का 1 ml देते हैं, तो उससे कितनी ब्लड शुगर बढ़ेगी? एडल्ट की बात हो रही है, जाहिर बात है। 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 2, 50% से 2 होती है। हमारे पाकिस्तान में जो अवेलेबल होता है ना, वो 25% होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना बुक्स में, तो वहाँ 50% लिखा होता है। यहाँ पे सऊदी अरब में 50% अवेलेबल होती है। तो आप परसेंट, आप अगर आप 25% बोलेंगे, तो आप 1 मिलीग्राम पर बोल देंगे, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। और इसके बारे में जो आपसे सवाल पूछ सकते हैं ना, वो मुझे तो कभी आज तक याद नहीं हुई। GI के रेजीम एक होती है, जिसको एल्बर्टी रेजीम कहते हैं, वो आप लोग याद कर लें, वो अक्सर हमारे पुराने एग्जामिनर्स को वो बहुत पसंद है, ठीक है। और तो इस क्वेश्चन का जो चंक है, अच्छा, इसके अंदर रीजनल एनेस्थीसिया का क्या रोल होगा, अदर देन आपको अगर आप इसको कराना चाहें बिलो न्यू एम्पुटेशन को, क्या आप इसको प्योर पेरिफेरल ब्लड ब्लॉक में करा सकते हैं? जी तैयबा। सर वो मैंने रजीम दोबारा से पूछनी थी कि इंट्रा ऑपरेटिव आपने, क्योंकि मुझे खुद ये कोई भी याद नहीं रहती, याद करती हूँ तो भूल जाती हैं। मैंने तो आपकी तो जिंदगी कौन सी आसान कर सुना? दी है, मैंने तो आपको जिंदगी सर आसान दोबारा कर दी बता है। दें प्लीज। जो कोई जिसने सुना है वो बोले एक दफा, मैं करेक्ट करता हूँ। हारिस आप बताओ, अगर आपने सुनी है, आपको समझ आई है, तो आप बोलो। जी सर इस पे ये आपने बताया कि हमारे हर हॉस्पिटल में ऑलरेडी फॉर्म्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, इंसुलिन और ग्लूकोज की एक इन्फ्यूजन आती है। इस पे मैं जो ब्लड प्रेशर है वो हर 30 मिनट्स या 1 आवर के दौरान देखूंगा। उस दौरान मैं टाइट्रेटेड डोजेस दूंगा इन्फ्यूजन में। और हमारे हॉस्पिटल के सेटअप में इस रजीम के साथ एक चार्ट लगा हुआ है, जिसमें है कि कितने मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर होगी, तो उस पे इस डोज पे हमने इन्फ्यूजन चलानी है। अच्छा, इसमें थोड़ी 2-3 जुमलों की करेक्शन कर लो
मैंने ये नहीं बोला था कि हर हॉस्पिटल में, कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसे होता है। अदरवाइज आपका एम होगा कि आप हाफ आवरली टू 1 आवरली आप ब्लड शुगर चेक करेंगे, आप उसका रेट अकॉर्डिंगली आप मैनेज करेंगे। आप एक प्री फॉर्म्ड अगर मिक्सचर है तो उस पर रेट लिखा हुआ होगा, अगर वो नहीं है तो आप ब्लड शुगर डिवाइडेड बाय 150 दैट यूनिट्स पर आवर आप कर सकते हैं, एंड यू कैन टाइट्रेट अकॉर्डिंग टू द ब्लड शुगर। ठीक है सर इसके कट ऑफ साथ लिमिट क्या डेक्सट्रोज भी है? देंगे? डेक्सट्रोज किस तरह देंगे? ये वाली 150 वाली जो है BSR डिवाइडेड बाय 150, इसके साथ डेक्सट्रोज कैसे जाएगी? नहीं डेक्सट्रोज तो इसमें नहीं होगी ना। ठीक है, ये ओनली इंसुलिन रिजीम है, देखें इसमें वो हम एक लोग अलग चीज होती है कि आपने न्यूट्रलाइज करके, अगर आप चाहते हैं कि वो ये तो देखो ना, अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है तो तब आप उसकी ब्लड जी शुगर सर, कम हो कर देंगे, आप उसमें फिर इंसुलिन नहीं देंगे ना। जी सर, ठीक है। अगर वो 150 से कम हो सर गई ये है। जो अल्बिट जी जी एल्बर्टीज क्राइटेरिया वो जो सॉल्यूशन आता है ये कब देनी है? यार ये सिर्फ किताबों की शान है। आप एल्बर्टी अगर कोई पूछे तो आप उसको बता दें। ठीक हो गया सर। ठीक है, आप देख लें, क्योंकि खुद से बताने की जरूरत नहीं है। आप उनको ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप उनको ये बात बताएंगे ना कि देयर आर सो मेनी रिजीम्स, जर्नल प्रिंसिपल्स आर दिस, सो वी कैन यूज एनीवन। वो आपसे पूछ सकते हैं आप क्या करेंगे, तो आप उनको एक कोई बता दें। तो इस बात पे देखो, फेलियर आपको वहां पर पास होना है या आपको किसी को मुंह पे चपेट मारना है कि मैंने एक मॉर्गन का सफा नंबर आपको 75 सुना के अच्छे बच्चों की तरह स्टार बनवा के चेहरे पे आना है। आपने पास होना है ना, तो आपको सिर्फ इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए कि आप क्या सेफ हैं। वो आपको सिर्फ ये देखना चाह रहे होते हैं कि ये बंदे को हम कंसल्टेंट बना के एन एस फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन बना के भेज रहे हैं, और ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये इस काबिल है कि ये मरीज को ना मारे? क्या ये इस काबिल है कि दूसरे सर्जन्स के साथ कम्युनिकेट कर सके, उनको बता सके कि भाई ये काम अगर मैं केस में पोस्टपोन कर रहा हूँ या मैं करवा रहा हूँ तो मैं क्यों करवा रहा हूँ या मैं क्यों नहीं करवा रहा। दैट इज द पर्पस। तो ये इसको जहन में रखें। बात इतना टाइम ही नहीं होता टेबल वाइवे में। लॉन्ग केस के अंदर, सॉरी लॉन्ग केस के अंदर तो थोड़ी बहुत डिटेल पूछ सकते हैं, टेबल वाइवे में तो इतना टाइम ही नहीं होता मेरे भाई। ये सारे जो हम पिछले 20 मिनट में ये बातें कर रहे हैं ना, ये 4 मिनट में आपने बतानी है। अच्छा, अब रीजनल की बात हो रही थी, आपको समझ आ गई है तैयबा? जी सर। ठीक है, वो जो है ना उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो 500 ml के बैग के अंदर 16 यूनिट्स डालेंगे। ये कंफर्म कर लीजिएगा, डेक्सट्रोज वाटर अगर 5% होगा तो उसके 500 ml के बैग में 16 यूनिट्स डालते हैं। क्योंकि देखो ये चीजें अब इतने सालों से ना तो मैंने कभी की है ना मैंने पढ़ा है, ये पहले उस जमाने की मुझे बात याद है, इसको कंफर्म कर लेना। ठीक है, कि 500 ml डेक्सट्रोज वाटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए 16 यूनिट्स ऑफ रेगुलर इंसुलिन डालते हैं। लेकिन प्लीज इसको कंफर्म कर लें आप। अजहर अगर आपको पता है तो आप बता दो, अगर आपको याद है ये बात। अच्छा, दूसरी बात ये ब्लॉक की बात कर लें। बिलो नी एम्पुटेशन, रीजनल एनेस्थीसिया, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक लगाना है तो कौन कौन से ब्लॉक लगाने पड़ेंगे, कौन कौन सी नर्व्स का एरिया कवर करना है? सर इसमें शियाटिक नर्व और फेमरल नर्व, ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं लगाने पड़ेंगे सर। फेमरल नर्व ब्लॉक क्यों लगाना पड़ेगा? सर इसमें सेफनेस का जो छोटा सा वो होता है, पैच होता है, उसको कवर करने के लिए। बाकी शियाटिक सिर्फ मेनली जो होगी उसका कवर जो नो है नो वो नो आपने नो नो देना है। ये सिर्फ ये रीजन है? दोबारा से सोचो, क्या चीज सर? ये सिर्फ आंसर है इसका या इसमें कुछ और मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है? क्योंकि आंसर आपका पोस्ट ऑफ इनकम्प्लीट है। एनाल्जेसिया के लिए कह रहे हैं सर? नो पोस्ट ऑफ एनाल्जेसिया के लिए भी कह नो रहे हैं? नो 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 नो। थिंक, टॉर्निके कहाँ लगेगा? टॉर्निके कहाँ लगना है? टॉर्निके सर ठीक है, थाई पे सर। थाई पे लगेगा, तो वहां पे कौन कौन सी नर्व चाहिए आपको? जी सर, ठीक है, सही कह रहे वहां हैं। पर आपको लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए सर। अगर टॉर्निके अगर उन्होंने थोड़ा सा अपर थाई में लगाया है या पेशेंट शॉर्ट हाइटेड है तो क्या उसका ऑब्चुरेटर नर्व का एरिया भी नहीं चाहिए होगा? अगर वो मिड थाई, चाहिए होगा जी सर। ठीक है। तो बेसिकली ये जो है आपने इसके अंदर जो फेशियल इलाका ये जो होता है कौन, ये आपका जो 3 नर्व ब्लॉक प्लस आपको पॉप्लिटियर, यानी कि आपने दोनों लगाने पड़ेंगे। आपको शैटिक और फेमरल दोनों का एरिया लगाना पड़ेगा। याद रखें, ये बातें मैंने बहुत दफा बोली हैं, इससे आप लोग मुझे ये
दिल के मेरे कलेजे को ठंड ये पड़ रही है कि अल्लाह की फजल से आप लोगों ने पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, क्योंकि ऑर्थोपेडिक के बारे में मैंने ये चीख के मैंने बोला है कि कोई भी ऑर्थोपेडिक का केस हो, ब्लीडिंग, पेन और टॉर्निके और एम्बोलिज्म, ये 4 बातें कभी भी नहीं भूलनी। ब्लीडिंग, पेन, टॉर्निके और एम्बोलिज्म, कोई भी ऑर्थोपेडिक का केस हो, उसके अंदर इन 4 बातों को आपने कवर करना है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो इसी तरीके से टॉर्निके का भूल जाएंगे और टॉर्निके को आपने नहीं मिस करना, ठीक है। तो यही इसके अंदर सारी चीजें, बाकी चीजें आप बता देंगे, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करेंगे जी, इंट्रा आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की लाइन ले लेंगे, यूरिन आउटपुट करेंगे, सीरियल एबीजीज कर लेंगे, ब्लड शुगर कर लेंगे, और मरीज को हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू में या आईसीयू में भेजने की जरूरत हो, बस इतनी सी बात है। जब आपने टॉर्निके लगाना है तो टॉर्निके कंसर्न्स आप इतना जुमला बता दें कि टॉर्निके की एप्लीकेशन और टॉर्निके की रिलीज के वक्त आपने ध्यान करना है, और टॉर्निके पेन जो है उसको आपने कवर करना है, ठीक है। उसके अगर आप जीए दे रहे हैं तो टॉर्निके पेन कवर करने के लिए जो है वो केटामीन लो डोज आप 20 मिलीग्राम अगर आप दे देंगे तो वो उसमें कवर हो जाएगी। और क्योंकि उसमें सी फाइबर्स होते हैं टॉर्निके पेन के। तो ये बात हो गई, मैं फ्लूइड की बात हो गई। आप उसमें कह दें कि भाई जुडिशियस फ्लूइड देंगे, गोल डायरेक्टेड फ्लूइड थेरेपी देंगे। अगर उसकी कोई बेसलाइन हार्ट फेलियर नहीं है तो आप उसको जो है वो आप उसमें वही जो रजीम है जो 20 to 30 ml पर केजी का बोलस देंगे, या अगर उसका हार्ट का कॉम्प्रोमाइज है तो आप उसकी को फ्लूइड को कम कर देंगे, और आप उसकी फ्लूइड दे के आप उसका रिस्पॉन्स देखेंगे, उसकी फ्लूइड रिस्पॉन्सिवनेस देख के आप उसको जुडिशियसली, ये जो होता है जो फार्मूलाज होते हैं 10 ml 20 ml 30 ml, ये आपको सिर्फ एक रफ आइडिया देने के लिए होते हैं। ये नहीं है कि अगर किसी में आपने है तो आप उसको 30 ml पर केजी का बोलस ही दे दें। हो सकता है आपको 30 के साथ बजाय आपको डबल देना पड़ जाए, और हो सकता है कि आपको 20 पे रिस्पॉन्स आ जाए। फिर उसके बाद आपको वेजोप्रेसर्स की जरूरत पड़ सकती है अगर वो पेशेंट शॉक में। भाई देखो, याद रखो बात कि अगर आप इसको कोरिलेट के करके करोगे तो ये बातें बतानी बहुत आसान है, और ये बातें सिर्फ एक इसमें केस में नहीं है, ये मुख्तलिफ केसेस की नॉलेज है जो इकट्ठे आपको सामने आ जाएगी। तो जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट, इमेजिन इन योर आईज अ पेशेंट विच यू डू अ नंबर ऑफ टाइम्स। सिर्फ चक्कर ये होता है कि हम कभी बेड साइड पे हमारा सुपरवाइजर खड़े होकर हमसे ये डिस्कस तो करता नहीं है। तो होता ये है कि एग्जाम के अंदर वही एग्जामिनर जो है वो मूंछों को ताव दे के आप लोगों को जलील करते हैं। तो अगर आप लोग ये पहले केस इस तरह डिस्कस करें तो इट्स नथिंग, इसको कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये एक इमरजेंसी का सिनेरियो है। यही डायबिटिक पेशेंट, देखो डायबिटिक पेशेंट है वो आपसे डिटेल में तो सो मेनी थिंग्स, लेकिन ज़हन में रखें कि आपके दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिवली आप बता रहे हैं कि इसके अंदर जो जो माइक्रोवेस्कुलर मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको एक एक को दिमाग में, अगर आप ये 4 5 6 कॉम्प्लिकेशन कोई एवेल्युएशन बता देते हैं ना, रेटिनोपैथी को कैसे देखना है, विजुअल फील्ड इफेक्ट्स हैं और फंडोस्कोपी है, खत्म। आपका इससे ज्यादा आपकी जरूरत नहीं है। नेफ्रोपैथी को देखना है, रीनल फंक्शन, प्रोटीन, यूरिया, 24 आवर्स क्रेटिनिन, खत्म। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके बाद आ गया आपका जो सीवीए है, कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक और टीआईए, खत्म। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, या आपकी लिम्ब की पेन हो रही है, या आपका जो है उसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस है, चेस्ट पेन है, या क्योंकि इसके अंदर डायबिटीज के अंदर आप एसेस नहीं कर सकते तो आप उसके अंदर टेस्टिंग करवाते हैं, या आप उसके अंदर जो है वो आपका एको होगा, या आपकी अगर कोई थैलियम स्कैन है, या आपकी एंजियोग्राफी है। उनमें 3-4 अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर आप उसका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, उसको सीआरएफ है, क्रेटिनिन मोर देन 2, यानी कि क्लिनिकल रिस्क फैक्टर आपके दिमाग के अंदर होने चाहिए। आप उनको बोलेंगे कि अगर इसके अंदर कोई और प्रेडिक्टर्स हैं, लाइक हिस्ट्री ऑफ सीवीए, सीआरएफ मोर देन, क्रेटिनिन मोर देन 2, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एमआई और एंजाइना, स्टेबल एंजाइना, कंपनसेटेड हार्ट फेलियर, ये आपको मैं इंटरमीडिएट प्रेडिक्टर्स का मेरे दिमाग में रिवाइज कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप ये उसके साथ कोरिलेट कर लें कि अगर कोई होंगे तो आपको इन्वेसिव टेस्टिंग की जरूरत होगी। एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो गया है, और आपका हार्ट का फंक्शन भी आपका इसमें हो गया कवर। अब क्या रह गया है? तो ऑटोनॉमिक ये न्यूरोपैथी। स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए देखेंगे ना, अगर ये मोर देन 3 इसमें आएंगे, अगर
देखो वहां पर तैयबा आप उनको एग्जामिनर को सिर्फ अगर ये बता देंगे ना कि मुझे पता है कि मैं हर एरे जी गैरे सर। नथु खैरे में पकड़ के एको नहीं करवा दूंगी, या हर एरे गैरे नथु खैरे में पकड़ के मैं थैलियम स्कैन नहीं करवा देंगे। हम तो बगैर ऑब्जेक्टिवली काम हो रहा होता है। कभी आज तक जी कभी सर। हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा है कि हम एको करवा के आगे अचार बनाना है उसका? इस सिचुएशन में अगर आप कहें कि एको करना है, एको से क्या चीज मैनेज होगी, एको से क्या पता चलेगा आपको? सबसे पहले आंसर देते हैं लोग एको में इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इजेक्शन फ्रैक्शन से सर उसका तो कोई रोल नहीं है। उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है? उसमें डायस्टोलिक डिसफंक्शन देखना होता है, उसमें डायस्टोलिक रिलैक्सेशन देखनी होती है, ठीक है? मतलब मैं आपको बता ही रहा हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिवली पता होना चाहिए कि उसका रोल क्या है। ये मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये प्रैक्टिकली भी हम इंसल्ट करवाते हैं अपनी। क्या आप कह देते हैं अच्छा जी एको करवानी है, क्यों करवानी है, मकसद वजह? ओल्ड एज है जी, ओल्ड एज इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर एको। हाइपरटेंसिव पेशेंट विदाउट एनी एंड ऑर्गन डैमेज इज नॉट इंडिकेशन फॉर एको। समझ आई? तो ये एको की तो जी इंडिकेशन, सर। एको तो हमारा जो है ना वो खाने के बाद शाही सुपारी की तरह हम लोग एको करवा रहे होते हैं, ठीक है? एको की कोई जरूरत नहीं होती। और और सर और फिर अगर जीए देंगे सर, अगर जीए देंगे तो एस्पिरेशन प्रोफिलैक्सिस भी देंगे, क्योंकि गैस्ट्रोपैरेसिस डिलेड हो जाती है इनमें, एम्पटिंग डिलेड डायबिटीज बिल्कुल पेशेंट्स में स्पेशली। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल आपका एग्जैक्टली हो गया। और हाँ अगर ऑटोनॉमिक हाइपरटेंसिव है तो सर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। हाइपरटेंसिव है तो हाँ लेरेंजोस्पेज, वो जो लेरेंजल क्या होता है सर, प्रेशर रिस्पांस, उसको ब्लंट करना प्रेशर पड़ेगा सर, रिस्पॉन्स, क्योंकि स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ठीक है, क्योंकि लेरिंगोस्कोपिक स्ट्रेस स्ट्रेस रिस्पॉन्स। रिस्पांस, उसका स्ट्रेस ऑटोनॉमिक रिस्पांस। न्यूरोपैथी अगर है तो उसको आप इवेलुएट कैसे करेंगे? आप उससे पूछेंगे, हिस्ट्री पूछेंगे कि जो है वो उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, चक्कर तो नहीं आते, और जो है वो उसकी आप क्या उसको कहते हैं, जो कोई और उसको अगर सलवा सेंस, साइन करवाएंगे। वैलसेल्वा है, और वॉल्सल्वा। उसकी ईसीजी के अंदर वो आरआर वेरिएबिलिटी खत्म हो जाएगी, बेसलाइन उसको टैकीकार्डिया होगा, स्वेटिंग होगी, ये उसके साइन होगा कि उसके अंदर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है, ठीक है? तो अगर आप सर सस्पेक्ट कर उसमें रहे हैं प्रोलॉन्ग, टैकीकार्डिया है, हाइपोटेंशन है, और हार्ट जी, रेट और वेरिएबिलिटी है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है। पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एट्रोपिन सर, हम्म। मायोकार्डियल इस्कीमिया है, हाँ इम्पोटेंस है देखो, सर, देखो मेरी बात रेस्पिरेटरी सुन, अब स्वेटिंग है सर। आप नहीं नहीं सही कह रहे हो, लेकिन आप ये एट्रोपिन वाली जो आपने बात बोली है ना, ये अगर आप एग्जामिनर को सर बताओगे वो कहेगा ये किताब का रट्टा सुना रहा है। कभी आप मरीज को प्री ऑपरेटिवली एट्रोपिन दे के चेक करोगे कि एट्रोपिन को रिस्पॉन्स आता है कि नहीं? सर यही मैं पूछना चाह रहा था, व्हाट नेक्स्ट नहीं, सर? नो नो व्हाट नेक्स्ट, ये इस तरह की कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है, और नहीं नहीं, प्रैक्टिकली आपसे पूछ रहा हूँ सर। बंदा क्या ये चीज ऐसे ना बताए क्या करे सर? मतलब ये जो ना वो बताए? अगर पूछ ले व्हाट आर द साइंस, मतलब वो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में क्या क्या होगा देखो आप आपसे आपने ये बता के ना, जैसे आपने अभी बताया ना कि एस्पिरेशन का रिस्क होगा, सॉरी ये जो सर? गैस्ट्रोपरेसिस है तो आपने एस्पिरेशन प्रोफिलैक्सिस देना है, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करनी है। इसी तरीके से जब आप ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है ना, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आप उनको ये कहें कि इसके अंदर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है, तो इसमें मैं इसको बिफोर इंडक्शन मैं उसको आर्टीरियल लाइन लूंगा लोकल लगा के, ठीक है, ताकि मेरे पास बेहतर कंट्रोल बीट आ जाए। एक बीट बात हो गई। दूसरी बीट बात ये कि बीट टू बीट मॉनिटरिंग आ जाएगी। instead of doing rapid sequence induction, I would try to have modified rapid sequence induction, क्योंकि उसमें आप ठक करके प्रोपोफोल नहीं देंगे, आप उसके अंदर टाइट्रेटेड डोजेस देंगे, टाइट्रेटेड। टाइट्रेटेड डोज देंगे, and you can use a combination of midazolam and opioids so that the requirement of propofol is reduced, ठीक है? ये इसका आंसर होगा। सर हमारे यहाँ कीटोफोल देते हैं, तो हम वहाँ नाम ले सकते हैं कि मतलब प्रोपोफोल और केटामीन का कॉम्बिनेशन जो हम लोग देखो यूज करते हैं ये यहाँ पे। मुझे एक बात बताएं, क्या क्या ये कोई एक अप्रूव्ड मेडिकेशन है? नहीं है सर ना? ये पूरे पार्ट 2 की तैयारी में एक एमसीक्यू बुक में पढ़ी थी, बाकी कहीं नहीं लिखा हुआ था कीटोफोल। नहीं लिखा हुआ ना? तो देखो बात ये है कि वहां मैं आपको पहले भी ये शायद मैंने आप लोगों में, आप लोग इनमें से शायद कोई मौजूद नहीं थे, मैं सारी दवाइयां मिक्स करके देता हूँ, लेकिन खुदा की कसम मैं किसी को बता नहीं सकता। मैं एक ही सिरिंज के अंदर सर प्रोपोफोल, मसाला। मिडाजोलैम, केटामीन, फेंटानिल सारों को मिक्स करके मैं देता हूँ, और मैं उसको मसाला कहता हूँ। और वो मैं मेरा रिजल्ट आज मैंने एक एक प्रोपोफोल से, बल्कि उसमें से भी 5 सीसी बचा हुआ था, मैंने 3 केसेस करवाए, सिर्फ 50-50 मिलीग्राम प्रोपोफोल देके। लेकिन ये बातें हम आप एग्जाम में नहीं बता सकते, ये प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। आप एग्जाम में आपको जरूरत कि आपसे कहें कि यू कैन हैव अ स्मॉल डोज ऑफ केटामिन लाइक 0.2 milligram per kg or 0.3 milligram per kg with some enzyclisis with midazolam. It will reduce the requirement of propofol and the blunt this
एंड केटामीन, फेंटेनल। ठीक है, मतलब बता, आपको समझ आ गई बात। आपने अल्फाज को कीटोफोल अगर आप बोलेंगे ना तो वो आप फंस सकते हैं ना, वो आपसे उसकी बारे में डिटेल पूछ सकता है, तो वो बिला वजह आपको अपने आप को, वो एग्जामिनर ये समझेगा कि ये बड़े बड़े लफ्ज बोल के ना मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पे खुदा के लिए वहां पे इंप्रेस नहीं करना, ठीक है, वहां पर सिर्फ पास होना है, इज्जत बचा के, इज्जत और एहतराम से वापस आ जाना है बस, ठीक है। और आप एग्जामिनर्स को वैसे ही डील करें या सोचें कि जिस तरह घर में हमारे पेरेंट्स हैं, बूढ़े हो जाते हैं ना तो वो हमारी हर बात नहीं मानते ना, वो बल्कि बहस करते हैं, और वो लिटरली वो समझते हैं कि वो जो कह रहे हैं वही सही, हालांकि हम वो माँ बाप कभी गलत नहीं कहते, लेकिन कई दफा टेक्निकली वो गलत होते, लेकिन हम उनको कह नहीं सकते। तो एग्जामिनर्स को भी आपने उसी तरह ही रिस्पेक्ट देनी है कि आपने उनसे बहस नहीं करनी। अक्सर अक्सर लोग जो है वो वाइवे में फेल होने की एक रीजन ये भी होती है वजह, कि वो बहस करनी शुरू कर देते हैं। तो वहां पर कभी भी एग्जामिनर से बहस नहीं करनी। आप इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप उस नौबत तक ही ना पहुंचे कि बहस की बात आए। आप उनको कहें कि जी मैं ते गरीब, मैं ते मिस्कीन, आप जो कहेंगे मैं वो कर लूंगा, ये चीज है, इसके अंदर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगला सवाल है मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा सर मैं आई विल इवैल्यूएट रिस्क वर्सेस बेनिफिट, ठीक है, एंड आई विल माई अप्रोच, ये जुमला याद कर ले, ये बहुत आजमूदा नुस्खा है, माई अप्रोच विल बी इंडिविजुअलाइज रादर देन जनरलाइज्ड, ये जुमला याद कर ले, रट्टा मार ले, अप्रोच शुड बी इंडिविजुअलाइज रादर देन जनरलाइज, क्योंकि इसके अंदर 3 4 5 चीजों को एवेलुएट करके आपने करना है। यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पे बहुत ट्रॉमा आता है, यहाँ पे हर पेशेंट को वो स्पाइनल लगा देते हैं, लेकिन मैं पर्सनली स्पीकिंग इस पेशेंट में स्पाइनल लगाने में प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। आप पेशेंट को हीमोडायनेमिक रिस्पॉन्स ज्यादा आता है, अगर आपने स्पाइनल लगाना है तो आप उसको यूनिलैटरल करें ताकि उसका हीमोडायनेमिक रिस्पॉन्स बेहतर आए। एक और प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे पेशेंट को पोजीशन बनाना भी मुश्किल होता है, अगर वो उसकी कोई है। दूसरी बात मतलब यानी कि देयर आर सो मेनी अदर रीजंस, तो आपने सारी चीजों को देख के बताना होता है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये डायबिटीज के बारे में यही वो आपसे पूछेंगे, लॉन्ग केस के अंदर भी यही बातें हैं, यही बातें हैं, यकीन करो। वो आपसे, आपने उनसे यही सारी बातों को जो मैंने बताया ना कि आपने माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, एंड ऑर्गन डैमेज, एंड ऑर्गन डैमेज हार्ट के अंदर क्या होता है, एंड ऑर्गन डैमेज ब्रेन के अंदर क्या होता है, एंड ऑर्गन डैमेज बॉडी में हार्ट फेलियर के फॉर्म में किस तरह होता है, यही सारी बातें, ठीक है। तो डायबिटीज को जो हवा बनाते हैं, अगला अच्छे 4 5 छोटे छोटे क्वेश्चन है। डायबिटीज की डेफिनेशन क्या होती है, कौन बताएगा, व्हाट इज डायबिटीज मेलिटस? Sir, it is a metabolic disorder characterized by hyperglycemia secondary to relative or absolute deficiency of insulin. सिर्फ हाइपरग्लाइसीमिया होता है बस? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिक तीनों के नहीं प्रॉब्लम नहीं होती है ना? सर, नहीं सर, आप जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं शायद हाइपरग्लाइसीमिया, डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। नहीं ये बात नहीं है, ये मैं पूछ मतलब रहे हैं? बेसिकली देखो इतनी बुकिश किस्म के लफ्ज बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कि या तो देखो इसमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है या इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो दोनों सूरतों में रिजल्ट क्या होता है, इम्बैलेंस ऑफ वो all metabolic pathways, because insulin will not be there। तो आप उनसे कहें कि it will result in a metabolic problem which will be involving all protein, fat and lipid metabolism, प्रोटीन, ये ना क्या नाम है इसका, प्रोटीन, फैट एंड Carbs। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो जनरली जो है वो कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाएगा, एनाबॉलिज्म कम हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन इज द ड्राइवर which drives the metabolic pathway entering into the cells, anabolism करवाता है। एंटी कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक इफेक्ट्स होते हैं। वो आपसे इसमें अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंसुलिन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इंसुलिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? It is an anabolic hormone which inhibit lipolysis, proteolysis, and glycogenolysis, ketogenesis, and gluconeogenesis. Sir. वेरी गुड, ठीक है। ये ये आपका, ये अगर कोई ये सोचे कि डायबिटीज के लॉन्ग केस में वो आपसे क्या पूछ लेंगे, तो भाई वो यही बातें, इंसुलिन की आपसे वो टाइप्स पूछ सकते हैं। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है, ग्लार्जिन होती है और एनपीएच होती है और रेगुलर होती है। रेगुलर में एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होती है, वो अल्ट्रा लेंटी होती है, ठीक है।
उसका जो ड्यूरेशंस आप याद कर लें। लिस्प्रो एंड एस्पार्ट अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है सर। हाँ जी, उसके बाद वो आपसे पूछते हैं ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स। तो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स में दो तरह के एजेंट्स होते हैं, एक यूग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं, एक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो ये जो आपके जो ये जो एक ग्रुप है, क्या उसका नाम है, सल्फोनाइल यूरिया सल्फोनाइल हाइपोग्लाइसीमिया। यूरिया, हाइपोग्लाइसीमिया जो कराते हैं सर। सल्फोनाइल यूरियाज है, उसका एक नया ग्रुप भी है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसका एक नया ग्रुप भी है। वो दोनों का एक इफेक्ट है, इंसुलिन लाइक इफेक्ट है, उससे हाइपोग्लाइसीमिया होगा। और जो दूसरा है वो रेजिस्टेंस को कम करेगा और एब्जॉर्प्शन को कम करेगा। तो उसमें बायोग्यूनिड्स हैं, और जो एक और उसकी एक नया एकार्बोज है, वो ग्रुप है कि जैसे हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। उनके नाम बड़े फजूल किस्म के, वो नाम आप याद कर लें। इसके अलावा वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोई एक आप दो चार जो कॉमन दवाइयां जो हर मरीज ले रहा होता है, डायमाक्रॉन और इस तरह के, जो वो खुश हो जाएंगे। इस बात पे फेल कोई नहीं करेगा। लोग आगे बाहर बताते हैं कि जी मेरे से उन्होंने प्रिपरेशंस पूछी थी और मुझे फेल कर दिया। नॉट एट ऑल यार, इतने पागल नहीं है, इतने वो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि कोई इस बात पे फेल नहीं आपको करेगा कि आपको डायमाक्रॉन का के अंदर क्या सॉल्ट होता है ये नहीं पता। इस बात पे कोई फेल नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप एक दो दवाइयों के नाम याद कर लें जो कॉमनली लेते हैं लोग, वो तो उसमें कोई हर्ज नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये है आपका पूरा डायबिटीज। अब आप इस पे टेंशन ले लें जितनी मर्जी, एंड रिजल्ट पे यही आना है कि आपने मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, सीबीसी क्यों करवाना है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों करवाने हैं, एलएफटीज क्यों करवाना है, आरएफटीज क्यों करवाना है, एको क्यों करवाना है, चेस्ट एक्सरे क्यों करवाना है, जो इस केस के अंदर जो डायबिटिक पेशेंट के अंदर HbA1c का क्या रोल है, इंसुलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होता है, इंसुलिन से कितनी ब्लड शुगर कम होती है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स को किस तरह कंट्रोल करना है, ये लेंटी और जो ग्लार्जीन है वो लॉन्ग एक्टिंग होती है, वो आपने बंद कर देनी है। सुबह आपने ब्लड शुगर चेक करनी है, हाँ जो है वो अगर उसकी ब्लड शुगर 180 से ज्यादा है तो आप उसको हाफ डोज दे देंगे, नहीं होगी तो आप उसको स्किप कर देंगे। अगर ब्लड शुगर 180 से कम होगी तो आप नहीं देंगे। इंट्राऑपरेटिव मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये है जी आपका पूरा डायबिटीज, ठीक है। मैंने डायबिटीज के क्वेश्चंस जो बनाए हुए थे वो देख लिया आप, अगर उसमें से कोई ना समझ आए तो आप पूछ सर वो लीजिएगा। डीके इन प्रेगनेंसी भी डिस्कस कर दें प्लीज। वो मैंने पूरा डिटेल से डिस्कस किया था। वो रिकॉर्ड मैंने आज जो प्लेलिस्ट भेजी है ना, उसमें आप देख लें। देखो उसके अंदर जो, हाँ ये डीके एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस जो है ना, उसमें डीके है और हाइपर ऑस्मोलर है, ठीक है। वो मैंने ना आप एक काम करें, आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, वो आप उसको सुन लें। बेसिक उसमें देखिए, ज़हन में रखें बात। उसमें क्या होता है कि डीके की मैनेजमेंट में क्या गोल होता है। डीके की मैनेजमेंट में एक पेशेंट शॉक में है तो आपने उसकी फ्लूइड रिससिटेशन करनी है, ठीक है। सर इसमें उसका अगर 3 बेसिकली गोल्स होते हैं, टू करेक्ट डिहाइड्रेशन, टू सर treat the cause, नहीं treat Treat the the cause, cause. correct the dehydration and correct electrolytes. बस सर इसमें फ्लूइड डेफिशिएंसी, हाइपोकैलेमिया, इंसुलिन डेफिशिएंसी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक और भी था सर मैं भूल गया हूँ। देखो, अगर 5 आप याद इसको किए इस तरह याद करोगे ना तो आप कभी भी वहां पर याद नहीं आए रहेगा। तो अगर आप इसको तरतीब से कर लो, अपने दिमाग के अंदर समझ लो इसको, कि जैसे इसने बोला है ना ट्रीट द कॉज, तो ट्रीट द कॉज के अंदर क्या चीज है, इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होगा, इनफैक्ट ठीक है। सर कोई Yes, अगर sir. अगर अगर कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है उसको रिमूव करना होगा, कोई डिब्राइडमेंट करनी होगी, कोई आपको हो सकता है लेप्रोटमी करनी पड़े, कोई जो सोर्स है Yes, sir. उसको थोड़ा सा डिटेल एक दो लफ्ज याद कर लो। दूसरी क्या चीज है, इंसुलिन की डेफिशिएंट, सॉरी डिहाइड्रेशन है, तो डिहाइड्रेशन के अंदर Yes, ये sir. फ्लूइड है, ठीक है। Yes, sir. जब फ्लूइड होगा, जब फ्लूइड देंगे तो आपका एसिडोसिस भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हाइपोपरफ्यूजन हो रही है, ठीक है। जो उसके बाद Yes, आपकी sir. इंसुलिन आप दे रहे हैं, इंसुलिन दे रहे हैं तो आपको हाइपोक्लेमिया भी होगा, तो आप उसको भी करेक्ट कर रहे हैं, इतनी सी बात, ठीक Yes, है। sir. और अगला क्वेश्चन आएगा कि जी आप कब कहेंगे कि डीके से निकल आया है। वो पता नहीं कीटोन्स के, हमको सिर्फ यूरिनरी कीटोन याद होता है, यूरिनरी कीटोन नहीं, वो ब्लड में भी कोई कीटोन्स का लेवल्स हैं जो मुझे याद नहीं है इस Sir, वक्त less क्या than लेवल। 0.3, less than 0.3 है. बस आपको वो याद होने चाहिए कि भाई ये उसके अंदर सर आपने कब pH कहना है। pH more than sir pH more than 7.3, Bica more than 18 and ketone less than 0.3. यस, ठीक है। ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स भूल जाते हैं एक्चुअली। ये आपका वो आपसे पूछेंगे डीके में
डीके इन प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के कंसर्न प्लस डीके, बस इतनी सी बात है। 2 लाइव्स हैं, हाइपोग्लाइसीमिया से आपने बचाना है, उसकी इतनी ब्लड शुगर होगी तो आप उसको यूजुअली 0.1 यूनिट पर केजी से आप स्टार्ट करेंगे और उसको पोटेशियम उस वक्त देंगे जब यूरिन आउटपुट आना शुरू हो जाए, ठीक है। और उसके अंदर वही गोल डायरेक्टेड फ्लूइड थेरेपी होगी, इन्वेसिव मॉनिटरिंग होगी, दैट्स इट, ठीक। आप देखें सर मैंने ना इसमें ये फीटल कॉम्प्लिकेशन कोई होती है डीके के बाद? डीके, देखो मेरी बात सुनो, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, जाहिर बात है वो फीटल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है ना। और ठीक है डायबिटिक सर। पेशेंट के अंदर लार्ज बड़ा बेबी होता है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस। ये मैंने ना असल में पता है आजकल मैं कुछ, जाहिर बात है मैं बहुत दिन से मैं जरा मसरूफ था तो मैं नहीं कर सका था ये सारी चीजें, ये सारी जो है ये चीजें ना, अगर आप वो प्लेलिस्ट को देखें उसमें अगर आप टॉपिक वाइज सुनते आप यकीन करें आपको बहुत फायदा होगा। मैं आपको अभी, मुझे नहीं पता देखें इस वक्त आपको क्या समझ आया है क्या समझ नहीं आया, लेकिन मैं आपको इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाइवा में जितना किताब से बाहर निकलेंगे ना उतने पास होने के ज्यादा चांसेस होंगे। वाइवे में जो भी फेल होता है ना वो बेसिक सेफ्टी पे फेल होता है। एक लड़का था बहुत अच्छा, अभी वो इस ग्रुप में भी है, वो उसने बता दिया था कि जो है वो आपका क्लेफ्ट पैलेट क्लेफ्ट लिप, वो उसके अंदर उसने कहा था स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्यूबेशन होती है। अब बेशक वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्यूबेशन मैं भी कहता हूँ कि कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आप एग्जाम में अगर आपने ये बोल दिया तो आप दोबारा, हमारा एक दोस्त है वो कहता है 15,000 दोबारा जमा करा दें, तो वो 15,000 दोबारा वाली हिसाब हो जाएगा। तो एग्जाम के अंदर वहाँ पे एक साइंस है, आप उस साइंस को समझ लें, वहाँ पर छोटी छोटी बातों पे कोई फेल नहीं करता। बेसिक ब्लंडर, ये ब्लंडर है, ये ब्लंडर कंसिडर होगा, तो आप लोग परेशान ना हो, वहाँ पे कोई आपका दुश्मन नहीं है। जो आके लोग बताते हैं उनकी बातों पे यकीन ना करें, वो सब एवं ड्रामेबाजी। जो पास हो रहे होते हैं ना वो भी खुशकिस्मती होती है, लेकिन वो लोग ब्लंडर्स नहीं करते, जिसके कम ब्लंडर्स होंगे वो पास हो जाएगा। ब्लंडर, जाहिर बात है कोई हर 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 इंसान बिलखता है। मैं आपको बताऊं, एक लड़का हमारे मैंने दिया था जब, तो एक लड़के ने एयरवे का एग्जामिनेशन वो लॉन्ग केस में करना भूल गया था, और वो एग्जामिनर अच्छा था, उसने उसको खूब रगड़ा लगाया, उससे वाइवा उसने ज्यादा मुश्किल लिया, लेकिन क्योंकि वो ही वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो सिर्फ हीट ऑफ द मोमेंट में वो एयरवे का एग्जामिन करना ही भूल गया, लेकिन उसने उसको कवर कर लिया, वो पास हो गया। वो एयरवे के एग्जामिनेशन किए बगैर वो पास हो गया, कैन यू बिलीव दिस। तो ऐसा भी हो सकता है। तो एग्जामिनर आपकी पर्सनैलिटी को देख रहा होता है, वो आपको ओवरऑल ऑब्जर्व कर रहा होता है। मैंने तो अल्लाह के फजल से 3 दफा वाइवा दिया है, तो मैंने तो बहुत सारे एग्जामिनर्स को देखा हुआ है। मैंने अरशद तक्की साहब को देखा है, एक एक्सीलेंट एग्जामिनर। वो उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा था, मुझसे कभी जिंदगी में डिस्कशन में कभी किसी ने नहीं पूछा था, हर पेशेंट का आपको ए से स्टेटस आना चाहिए। अब ये पेशेंट जिसको अभी हमने डिस्कस किया, इसका ए से स्टेटस क्या होगा, क्या हो सकता है पॉसिबल मैक्सिमम? सर ये आपने डायबिटिक सिर्फ बताया है ना, 55 ईयर ओल्ड 50 एंड ईयर डायबिटिक। और ई 50। होगा सर इसका। सर 4E। देखो यूजुअली इसको आप 3E कहेंगे, किन कंडीशन में ये 3E 4E हो कहेंगे ना, सकता है? 4 सर होगा सर ये। नहीं अब 3E ये पेशेंट होगा होगा। ना कि अगर ये सर्जरी नहीं सर थ्री होगा होगी ना। पेशेंट हाँ गोइंग टू डाई, क्योंकि अगर सेप्सिस से वो अगर मर जाएगा अगर अगर सर्जरी नहीं हाँ करेंगे जी, तो। अगर ये सेप्सिस में चला गया है और शॉक में चला गया है तो फिर 4E हो जाएगा, ठीक है। अगर उससे पिछली स्टेज है और अभी गैंग्रीन होना शुरू हुआ है और पिक हो गया है तो वो 3E होगा, ठीक है। तो मतलब आपको ये मेरे लॉन्ग केस में मेरा पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था लॉन्ग केस में। तो बेसिकली एग्जामिनर बुरे नहीं होते हैं, एग्जामिनर कोई आपका दुश्मन नहीं होता। हाँ, मैंने एक दफा वर्स्ट एग्जामिनर, जो मेरा ख्याल अभी भी सीपीएसपी के जो वर्स्ट एग्जामिनर है ना, जिनको वाइवा देना मेरे ख्याल इंतहाई मुश्किल है, वो सलमान वारिस साहब है, निश्तर हॉस्पिटल के प्रोफेसर है। मेरा मेरा नहीं ख्याल कि उनसे खतरनाक कोई एग्जामिनर है, लेकिन लोग उनसे भी पास होते हैं। मेरा एक दोस्त पास होके आ गया, वो कहने लगा मुझे पता ही नहीं था, मेरी खुशकिस्मती थी, मुझे ये पता ही नहीं था कि ये सबसे खतरनाक एग्जामिनर है। ठीक है। तो एग्जामिनर्स को आप कुछ नहीं कर सकते, वहां पर बायस है, पेशेंट बायस होता है। पेशेंट आपका अगर नहीं है कोऑपरेटिव तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन आप लोग इन चीजों से बाहर निकले। जितना, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितना ज्यादा बोलेंगे ना उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। एक दूसरे को सुनाए, सवाल पूछें, जवाब करें, और कोशिश ये करें किताबों की नॉलेज को भी
ऐसे बयान करें कि ये लगे ना एग्जामिनर को ये किताब का रट्टा सुना रहा है, ठीक है। वो इवन अगर आपसे वो 4-5 पॉइंट्स भी पूछना चाह रहे हैं ना, वो भी उसको इस अंदाज में बोले कि वो एक नेचुरल टाइप की चीज लगे, वो 5वीं क्लास के छोटे बच्चे का रट्टा ना लगे, ठीक है। उसमें आपको पास होने के ज्यादा चांसेस होंगे। बाकी यकीन करें कि अगर आप सेफ हो गए ना, 4 मिनट के सिनेरियो में डायबिटिक पेशेंट के अंदर क्या वो पूछ लेंगे आपसे, जरा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचें। उसकी आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए। अगर आपने उसको जो इनिशियल वर्ड होता है ना, वो आज क्रिकेट के लैंग्वेज में पावर प्ले में बहुत अच्छा खेल ले तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि वो मैच जीत जाए, लेकिन उसके बाद आप ब्लंडर भी मार सकते हैं, तो उसके बाद भी मैच हार सकते हैं। लेकिन यूजुअली पावर प्ले में जो बहुत अच्छा खेल लेता है वो आमतौर पे मैच जीत जाता है। तो यही वाला हिसाब होगा कि अगर आपने स्टार्ट अच्छा ले लिया, आपने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी चीजें, तो आपके लिए आसान हो जाएगी। अजहर, आपको एमसीक्यू के रेफरेंस से कोई आपको पॉइंट कोई अगर है तो प्लीज ऐड ऑन करें, फिर देन वी विल फिनिश, ठीक है, क्योंकि बहुत रात हो गई है बाकी साहब में। अजहर, आपको आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? अभी मुझे ध्यान में सच कोई नहीं आ रहा पॉइंट। मैक्सिमम एमसीक्यूज के हवाले से, डायबिटीज के हवाले से जो है ना, वो जो है ऑटोनॉमिक डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए वो पूछ सकते हैं, या उसके हिसाब से कोई एमसीक्यू वगैरह आ सकते हैं सर। चले ठीक है, ओके भाई, थैंक यू सर वेरी मच। सर एक सवाल सर, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी पे सवाल है सर। पोस्चरल हाइपोटेंशन जो है सर, कितने मिनट बाद पेशेंट को बिठा के खड़ा करें? 2 मिनट बाद चेक करना चाहिए सर बीपी? देखो वो 5 मिनट लिखा हुआ है, इतना तो टाइम ही नहीं होता। वो वही मेरे मैं ख्याल आपसे से पूछ रहा हूँ ना सर, उसमें बंदा क्या करे सर? कितना टाइम होना चाहिए? कितना मिनिमम टाइम, यार एक पता नहीं मिनिमम भाई, अब टाइम? ये देखो 3-4 मिनट की बात कर लें, लेकिन मसला ये है कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा, ये आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है। सर आप उनको ये एग्जामिनर को बता सकते हैं, अगर वो आपको इस बात पे करे ना, तो आप उससे कहें कि बिकॉज आइडियली इट शुड बी स्लाइटली लॉन्गर टाइम, बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट आई हैव डन इट अ लिटिल बिट फास्टर। या उसको ठीक, बिठा के बंदा जब खड़ा करे तब तक एयरवे एग्जामिनेशन करे और उसके बाद बीपी ले ले दोबारा हाँ जी, फॉर ये भी कर पोस्चरल सकते हैं। हाइपोटेंशन। आप उसको ये बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। सर एक डिफिकल्ट एयरवे वे वाला रह गया था पॉइंट के, इनमें एयरवे हाँ डिफिकल्ट हो प्रेयर सकता है। साइन, प्रेयर साइन, ठीक है। अच्छा देखें, अब अगर मैं आपको, वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ये, क्योंकि मैंने ये जो प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीजें मैंने बार बार रिवाइज की हुई है, तो आप उसको उसमें से देख लें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसकी स्पीड बढ़ा के सुन लें, स्पीड बढ़ा के सुन लें, वो आपको जल्दी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मैंने सारे टॉपिक्स डिटेल से कवर किए हुए हैं, कि डीके इन प्रेगनेंसी भी किया था, ये जो डायबिटिक पेशेंट को कई दफ़ा मैंने डिस्कस किया है। तो आप इसको देख लें, इंशाल्लाह फिर कल आगे करेंगे टॉपिक को, ठीक है। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। थैंक यू सर।